वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के 2011 के क्वेश्चन पेपर को। तो इसमें हम प्राइमरी स्टेज के हिंदी के पोर्शन को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हिंदी का पेपर कैसा आया था 2011 में। तो हिंदी के पार्ट में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 91 नंबर पे। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण को रेमेडियल टीचिंग कहा जाता है। रेमेडियल टीचिंग का मतलब होता है कि जब बच्चों को कहीं भी समस्या आती है तो उस पर पूरा डायग्नोसिस किया जाता है और इसके बाद डायग्नोसिस के बाद उसके अकॉर्डिंग जो है उन्हें रेमेडी प्रोवाइड की जाती है, जिसको रेमेडियल टीचिंग कहा जाता है। तो रेमेडियल टीचिंग उपचारात्मक शिक्षण जो होता है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है कि समस्या का जो कारण है उसकी सही पहचान होनी चाहिए। तभी एक टीचर जो है उस समस्या के लिए सही जो है सुझाव दे सकता है या उसके लिए सही रेमेडी प्रोवाइड कर सकता है। तो इसी को रेमेडियल टीचिंग कहते हैं और इसकी सफलता निर्भर करती है कि हमें उस कारणों की पहचान सही होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे 92 नंबर पे। भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक क्या होती है? एक मात्र साधन है, साध्य है या अनावश्यक है? तो भाषा शिक्षण में एक जो पाठ्यपुस्तक रहती है वो साधन होती है। मतलब इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन ये एकमात्र साधन है ऐसा गलत है, साध्य है ये भी गलत है, और ये भी नहीं है कि इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ये एकमात्र ये जो है एक साधन होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि हिंदी की कक्षा में जब आप देखेंगे कि अक्सर कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो हिंदी सीखने के लिए उन्हें जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये हो सकता है कि प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे जो है मातृभाषा जहाँ पे हिंदी है उसी क्षेत्र से हों। कोई बंगाली से हो सकता है, कोई तमिल से हो सकता है, कोई अवधी से हो सकता है, तो कोई अलग-अलग भाषाओं से सब होते हैं। इसलिए जब क्लास में आते हैं बच्चे, तो उस कक्षा में अगर हिंदी पढ़ाई जा रही है तो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसका कारण यही है कि हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। उसमें डिफरेंसेस की वजह से उन्हें हिंदी सीखने में कठिनाई आती है। यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कहानी सुनने से बच्चों में क्या परिवर्तन आते हैं? तो कहानी सुनने से बच्चे जो है प्रसन्न होते हैं या एकाग्रचित्त होते हैं या अनुशासित रहते हैं, या फिर बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी, कि जब बच्चे कहानी सुनते हैं तो उससे ये वे जो है कल्पना करना जो है सीखते हैं। कल्पना शक्ति में उनके वृद्धि होती है और उस पे वो चिंतन करते हैं कि कौन-सा पार्ट जो है सही था, क्या उससे मोरल वैल्यू उन्हें मिली है, क्या नैतिक सिद्धांत है उस चीज़ का। तो इससे उनकी कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है, जिससे उनकी बुद्धि जो है तेज होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर मानी जाती है? तो अगर आप बच्चों के लेखन शक्ति का जो है मूल्यांकन कर रहे हैं कि बच्चा कितना लिख पा रहा है किसी टॉपिक पे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके जो अनुभव होते हैं वो उससे लिख पाए। अपने अनुभवों को लिखना जो है सबसे अच्छा जो है मूल्यांकन होता है कि उसके लेखन कौशल का मूल्यांकन किया जा सकता है इससे। जैसे कि निबंध, तो निबंध से जो है बच्चे के लेखन कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि बोलना कौशल जो है इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो बोलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको पता होना चाहिए क्या बोलना है। तो संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कही जाए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बोलने के लिए। तो आपको पता हो कि आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है और कौन-सी स्थिति में, कौन से प्लेस पर क्या बोलना है, ये सबसे ज़रूरी हो जाता है बोलने कौशल के लिए। तो स्पीकिंग स्किल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक भाषा शिक्षक हैं आप, लैंग्वेज टीचर हैं अगर आप, तो सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या है? तो अगर आप किसी भी लैंग्वेज के टीचर हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो या फॉरेन लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि बहुभाषिक कक्षा में, मतलब कक्षा में तो हर भाषा का स्टूडेंट होगा, तो बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण के लिए आप उचित रणनीतियों तय करें। तो उचित रणनीतियाँ अगर आपकी होंगी, आपके मेथड्स अच्छे होंगे, तो हर बच्चे को जो है आपका पढ़ाया हुआ समझ में आएगा, चाहे वो बच्चे कहीं से भी आए हों, किसी भी भाषा के बच्चे हों। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि उचित रणनीतियों का प्रयोग किया जाए। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक समावेशी कक्षा वो होती है जहाँ पे सारे ही बच्चे एक साथ सम्मिलित होते हैं, चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो, चाहे वो गिफ्टेड चाइल्ड हो, चाहे वो डिसेबल चाइल्ड हो, तो ये सारे ही बच्चे जो है एक क्लास में पढ़ेंगे, तो उसको समावेशी कक्षा कहा जाता है। समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है, मतलब उसके अनुकूल नहीं है, वो आपको अपोजिट बताना है कौन सा है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है फर्स्ट पॉइंट पे कि बच्चे परिवेश में प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम को बना सकते हैं। तो जैसा इन्वायरमेंट बच्चों के साथ में रहता है वैसे ही वो भाषा का अर्जन कर लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कि भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। तो जैसे भी इन्वायरमेंट में बच्चे रहेंगे वैसे ही भाषा सीख लेते हैं। और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि बच्चे परिवेश से प्राप्त, मतलब जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे उसी भाषा को वो ग्रहण करेंगे और वैसे ही नियम बना लेते हैं। देन थर्ड पॉइंट बताया गया है इसमें कि प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहयोग प्रदान करता है। प्रिंट समृद्ध मतलब कि जो चीज़ों का प्रिंट आउट होता है, ऐसा माहौल बच्चों को भाषा सीखने में जो है हेल्प करता है। देन सेकंड लास्ट आ जाता है यहाँ पे कि व्याकरण के नियम सीखने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। तो व्याकरण के नियम अगर बच्चे सीखेंगे तो इससे उनका भाषा विकास जो है जल्दी से नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे डी जो ऑप्शन है वो सिद्धांत के प्रतिकूल हो जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है जिसमें एक भाषा शिक्षक के रूप में आप किस बात पर अधिक महत्व देंगे? बहुसांस्कृतिक कक्षा है मतलब कई सारे कल्चर के जो है बच्चे उसमें पढ़ते हैं, तो आप एक भाषा शिक्षक के रूप में, लैंग्वेज टीचर के रूप में किस बात को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे? तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली-भांति समझाएँगे, व्याकरण सिखाएँगे, शुद्ध भाषा प्रयोग बताएँगे या फिर बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करेंगे। तो डी ऑप्शन सबसे सूटेबल यहाँ पे हो जाता है कि अगर एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है जहाँ पे हर एक कल्चर का बच्चा इन्वॉल्व है, तो उस जो है कक्षा में आप ऐसे अवसर प्रदान करेंगे जिसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाषा प्रयोग कर सकें। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं होता है? तो प्राथमिक स्तर पर ये ज़रूरी है कि भाषा में जो है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कही जाए। उसके बाद वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। तो वर्णमाला को जब कंठस्थ किया जाता है तो इससे भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं तय होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसके लिए। देन सी बताया गया है कि ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना। और साथ ही साथ डी है यहाँ पे विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। तो ये सब जो है भाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं, लेकिन बी ऑप्शन जो है वो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं माना जाता है क्योंकि हम इसमें वर्णमाला को कंठस्थ करने की बात कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? तो गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त करने के लिए उत्तम साधन है, तो ये गलत हो जाता है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट है कि बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, तो ये पॉइंट यहाँ पे सुटेबल हो जाता है कि जो गृह कार्य दिया जाना चाहिए वो बच्चे के स्तर के अकॉर्डिंग हो, उसके लेवल के अकॉर्डिंग हो, ताकि बच्चा जो है वो अपने गृह कार्य को पूर्ण कर सके।
इसके बाद नेक्स्ट है कि गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है या फिर गृह कार्य देना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पे सबसे सुटेबल बी ऑप्शन है, इसलिए वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। अभिव्यक्तात्मक का मतलब ये है कि मतलब एक्सप्रेस करना, अभिव्यक्त करना किसी चीज़ को। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि पहला ऑप्शन है सुनना और बोलना। तो सुनने और बोलने में ये जो है अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। द नेक्स्ट है यहाँ पे कि बोलना और लिखना। अगर आप बोलेंगे और लिखेंगे तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है अभिव्यक्त करने वाले हैं, जबकि सुनना यहाँ पे अभिव्यक्त करने वाला ऑप्शन नहीं था। पढ़ रहे हैं आप तब भी अभिव्यक्त नहीं कर रहे हैं, और सुनना और पढ़ना ये तो दोनों एक ही कैटेगरी में आ गए। तो यहाँ पे जो बोलना और लिखना है तो ये जो है अभिव्यक्त करते हैं। बोलने में भी आप अपनी अभिव्यक्त करते हैं अपने विचारों को, और उसके साथ लिखने में भी आप अभिव्यक्त करते हैं अपने विचारों को। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन आपको इसमें बताना है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज व स्वतः रूप से भाषा का परिमार्जन करते हैं। तो एक अच्छे इन्वायरमेंट में बच्चे जो है स्वतः और सहज रूप से बहुत आसानी से भाषा का अर्जन कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चे भाषा की जटिल तथा समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। ये भी करेक्ट है कि अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज से आते हैं, और उसमें जो है भाषा की जटिलता और समृद्ध संरचनाओं के साथ में वो विद्यालय में जो है प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कि बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। तो यह ऑप्शन गलत हो जाता है यहाँ पे, कि यहाँ पे बताया गया है क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो है ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है कि भाषा शिक्षण के लिए जो है इसमें से असत्य कथन है ये, क्योंकि भाषा जो है वो बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित होने वाले भाषा परिवेश में विरोधाभास जो है भाषा सीखने में सहायक नहीं होता है। द नेक्स्ट है यहाँ पे कि सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों और निरक्षक जो है निरर्थक जो है निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न होती है। तो ये भी सही है कि भाषा के नाम पे जो सुधार किए जाते हैं या टिप्पणियाँ की जाती हैं, और निरर्थक जो जिनका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे अभ्यास भाषा बच्चों में जो है इंटरेस्ट को उनके गायब करते जाते हैं। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है उचित है। भाषा कौशल के लिए सबसे उचित कथन हो जाता है कि भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। चार कौशल कौन से हैं भाषा के? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इनका क्रम भी इसी क्रम में ये चलते हैं। सबसे पहले आप सुनते हैं किसी चीज़ को, फिर आप बोलना स्टार्ट करते हैं, फिर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और उसके लास्ट में आप लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है क्रम होता है एक भाषा कौशल का, और इसमें ये चारों जो कौशल होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, इनका अंतः संबंध रहता है। क्योंकि जब आप सुनना स्टार्ट करते हैं फिर आप बोलेंगे, तो आप जो है कम्युनिकेशन में आप दूसरों की बातों को भी सुनते हैं, और आप जब पढ़ते हैं तो आप बोलते भी हैं। कोई बोल बोल के पढ़ता है, और आप जब लिखते हैं तो आप किसी चीज़ को जो है कोई लिख कर जो है बोल कर लिख रहा है, या आपने जो लिखा है उसमें आप जो है यूज़ करते हैं इन सारे कौशल को, क्योंकि आपने उस चीज़ को सुना भी होगा, बोला भी होगा और पढ़ा भी होगा। तो आप हर एक स्किल इसमें जो है एक दूसरे से कनेक्ट होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। पाठ में जो चित्र दिए जाते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है।
तो जो चित्र दिए जाते हैं पाठ के बीच-बीच में, उनका उद्देश्य होता है कि चित्र की सहायता से अमूर्त संकल्पनाओं को समझ समझ सकें बच्चे। तो जो चीज़ें वहाँ पे प्रेज़ेंट नहीं होती हैं, वो एक चित्र के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से दर्शा दी जाती हैं, ताकि बच्चे जो है उस चीज़ को सोच पाएँ, उस क्रिया को सोच पाएँ। तो चित्रों का मात्र इतना ही उद्देश्य होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ पे कविता की पंक्तियाँ दी गई हैं, जिनको पढ़कर आपको जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये कविता है, इसको पढ़ेंगे आप, इसी के अनुसार आप उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो यहाँ पे कविता में बताया जा रहा है, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना से आज तक उठते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। तो ये सोहनलाल द्विवेदी की कविता है, जिनकी पंक्तियाँ यहाँ पे दी गई हैं। इसमें पहला क्वेश्चन किया जा रहा है कि गहरी नींद में सोने का अर्थ यहाँ पे क्या है। गहरी नींद में सोने का यहाँ पे अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका अर्थ हो जाता है कि आप बेखबर हैं पूरी तरह से, इतनी गहरी नींद में सो रहे हैं जिसमें आपको कोई खबर नहीं है कि आसपास आपके क्या चल रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किया जाता है कि कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। इसका मतलब है कि कवि जो है वो पतन की राह पर लोगों को नहीं जाने देगा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। तो इसमें साफ साफ बताया गया है कि कवि जो है जीवन के कठोर वास्तविकताओं से जो लोग बेखबर हैं उनको जो है संबोधित कर रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है। तो इसका जो है उद्देश्य है ताकि मनुष्य जो है वो गतिशील रहे, लगातार चलता रहे और वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। तो वो बेखबर होकर सोता ना रहे और जीवन की वास्तविकताओं से जो है पीछे हो जाए। इसलिए कवि चाहता है कि मनुष्य जो है गतिशील रहे और अपनी प्रगति के पथ पर लगातार चलता रहे, अग्रसर रहे। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि अतल चातल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में आप देख रहे हैं कि बार बार जो है एक ही शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। ला और ता वर्ड जो है यहाँ पे बार बार यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आ वर्ड भी बार बार यूज हो रहा है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। जब एक ही वो शब्द की उत्पत्ति बार बार होती है, एक ही जो है व्यंजन बार बार आता रहता है, तो उसमें जो है अनुप्रास अलंकार होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कविता का उपरोक्त शीर्षक हो सकता है। कविता का जो उपरोक्त शीर्षक है वो माना जा रहा है यहाँ पे जागृति है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसमें जो है हिंदी में आपको दो पैराग्राफ मिलते हैं, एक जो है कविता का रहता है, कविता का पैरा रहता है, और दूसरा जो रहता है वो आपका गद्यांश रहता है। तो एक पद्यांश होगा और एक गद्यांश रहता है इसमें, जिसमें आपको उनके आंसर्स उन पैरा को देखकर ही देने होते हैं। तो ये गद्यांश का पैरा है, अभी तक हमने कविता की पंक्तियाँ देखी थी। तो ये गद्यांश आप पढ़िएगा पूरा। गांधी जी के बारे में दिया गया है यहाँ पे। गांधी जी के रोचक स्मरण पर ये गद्यांश लिखा गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन किया जा रहा है गद्यांश से
कि मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ था। तो आइए देखते हैं मनु की गलती का एहसास कैसे यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इस पैरा में पहली ही लाइन है कि मनु बहन ने पूरे दिन डायरी लिखी लेकिन एक जगह लिख दिया कि सफाई वगैरह की। तो यहाँ पे उसने गलती कर दी, सफाई वगैरह लिख लिख के। तो आइए देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है कि उन्होंने जो है डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग कर दिया था, ये उससे गलती हो गई थी। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी ने वगैरह वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। तो आपत्ति उन्होंने क्यों जताई थी ये पूछा जा रहा है इसमें। क्योंकि वगैरह शब्द जो है वो कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं करता है। मतलब वगैरह अगर शब्द लग गया तो उसमें कोई भी बात निश्चित नहीं होती है, इसलिए गांधी जी ने वहाँ पे आपत्ति जाहिर की थी। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये देखिए गांधी जी ने पैरा में जो है बताया गया है कि गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा था कि काटने की गति का हिसाब लिखा जाए और मन में आए हुए विचार जो है लिखे जाएं। जो जो पढ़ा है उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से वगैरह पर उन्होंने जो है टिप्पणी की थी कि वगैरह शब्द जो है वो डायरी में नहीं लिखा जाना चाहिए। देन पैरा के नेक्स्ट उसमें दिया गया है कि गांधी जी ने पुनः मनु से कहा कि डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। इसमें हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी या बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो ऐसा गांधी जी ने मनु से कहा था। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा। तो इसमें आपको पता चल गया कि गांधी जी ने इबादत शब्द का यूज़ इसीलिए कहा क्योंकि उसमें उन्होंने कहा कि हमें डायरी लिखते समय निष्पक्ष होकर लिखना चाहिए, अच्छी और बुरी दोनों ही चीज़ों को उसमें जो है बताना चाहिए ताकि हम जो है सच्चाई को स्वीकार कर सकें। इससे हमें जो है शक्ति प्राप्त होती है सच्चाई को स्वीकार करने की। तो यहाँ पे दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, जिससे कि हमें सच्चाई स्वीकार करने में जो है शक्ति मिलती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है कि डायरी लिखना इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डायरी लिखना महत्वपूर्ण हो जाता है इसलिए क्योंकि इसमें जो है व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्व मूल्यांकन भी करता है इसमें। तो इस डायरी लिखने का मतलब है कि हम अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं इसमें। तो इसका अर्थ हो जाता है कि व्यक्ति जब अपने विचारों को व्यक्त करता है तो वो स्वयं का मूल्यांकन करता है, अपनी कमियों का विश्लेषण करता है वो, ताकि उसे साथ-साथ जो है वो सुधार सके। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है कि गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। तो गांधी जी जब प्रतिदिन डायरी पढ़ते थे तो उस पर हस्ताक्षर करते थे और यह देखते थे कि व्यक्ति जो है अपने कार्य और विचार में किस दिशा में आगे जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है पूछा जा रहा है। तो प्रतिदिन अगर आप इसमें देखेंगे तो प्रति प्लस दिन मिलकर बना हुआ है। तो इसमें प्रति अवयव का यूज़ किया जा रहा है इसलिए ये अव्ययी भाव समास हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। और इसमें प्रति जो अवयव है वो जो है पहला पद है और यही पद प्रधान है इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे पढ़ा हुआ कितना पच गया है का अर्थ है। तो ये आपको एक पंक्ति दे रखी है, सेंटेंस है, पढ़ा हुआ कितना पच गया है, इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। इसका अर्थ हो जाता है कि पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है आपने, वो आपसे पूछा जा रहा है, मतलब कितना आपने उसको ग्रहण कर लिया है। इसका अर्थ हो जाता है कि पढ़ा हुआ कितना पच गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य शब्द का तद्भव पूछा जा रहा है। कार्य शब्द का तद्भव रूप जो माना जाता है वो काज माना जाता है।
कार्य जो है वो तत्सम रूप है। तत्सम रूप का मतलब है ये हमेशा शुद्ध शब्द होते हैं, और तद्भव जो शब्द होते हैं वो उसके जो है बोलचाल भाषा वाले शब्द रहते हैं, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, विचार में एक प्रत्यय लगाकर क्या बनेगा। तो एक जब प्रत्यय लगाते हैं तो प्रत्यय जो है वो पीछे लगता है हमेशा शब्द के, तो विचारिक जो है इसका प्रत्यय रूप हो जाता है वैचारिक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। एक प्रत्यय हम जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा वैचारिक। इस तरह से विचार में एक लगाकर जो है वैचारिक हो गया। इसी तरह से प्रशासन में एक लगाकर प्रशासनिक हो जाएगा। प्रकृति में एक लगाकर प्राकृतिक हो जाएगा। चमत्कार में एक लगाकर जो है चमत्कारिक हो जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। थैंक यू एवरीवन।